नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। और आज के कोट में बात कर रहे हैं, नो वन इज़ यू एंड डैट इज़ योर सुपर पावर। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा ने सभी को कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ दी हैं, तो वो क्वालिटी आप ही के पास है, तो आप ही उस क्वालिटी में निपुण हो सकते हो। तो वो सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है जो आपके पास सुपर पावर है, जो यूनिक क्वालिटी मिली हुई है। पहली पहली बात उसको आइडेंटिफाई करो और उसको तराशो। तो जिस भी काम में आपका मन लगता है, ओके, जिसमें खुशी मिलती है, तो उसी में ही आप आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। और उसी में ही जो है ना, आप अपनी क्वालिटी को और तराश पाओगे और बढ़िया कर पाओगे। और अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी टीचर की एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हर एक टीचर के पढ़ाने का ढंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी के टीचिंग मेथड अलग होते हैं और किसी के टीचिंग मेथड बहुत सरल होते हैं। ओके, तो ये यूनिक क्वालिटी है हर एक टीचर के पास कि कैसे जो है ना बच्चों को बात समझानी है। तो इसी तरीके से हम सबके पास ये यूनिक क्वालिटी होती है, ये सुपर पावर होती है। हमें इस सुपर पावर का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना सीखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ओके, तो जो भी आपका गोल है उसके ऊपर फोकस करो, आगे बढ़ो और कंसिस्टेंसी रखो, मतलब लगातार उसके ऊपर फोकस करते रहो, तभी उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो डेली एडिशन जो है द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और शुरुआत हम कोट से करते हैं, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर स्पीकिंग ट्री, उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती हैं, सभी न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं उनका। और उसके बाद शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं और फिर इकोनॉमी का एक कंसेप्ट डिस्कस होता है, फिर एक मैप मिलता है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। और फिर लास्ट में होता है जो मैंने मैप का क्वेश्चन दिया होता है, उसका पूरी पूरी डिटेल यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ और जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो लेक्चर शुरू होने से पहले इस लेक्चर को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, जो कि जैसे आप तक ये वीडियो पहुंचा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिन बच्चों को ज़रूरत है, जहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए वहां तक इसको पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ऐप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी इस लेक्चर का PDF है वो टेलीग्राम पे रोज़ अपडेट होता है। तो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करो तो डेली जो PDF निकलते हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाया करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एडिटोरियल, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कट दोज लेवाइस ऑन पेट्रो फ्यूल्स टू मस्ट कम अंडर GST रजीम। सो देखिए, अभी तक जो अगर GST की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो इसके दायरे से बाहर है अभी तक। तो सबसे पहली है पेट्रोलियम, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में जो भी ज़मीन का, जब प्रॉपर्टी का कोई भी यहाँ पर कारोबार होता है, सेल परचेज होती है, तो इसमें भी जो सरकारें हैं वो टैक्स लेती हैं, रेवेन्यू टैक्स लेती हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स लेती हैं, जो कि आपकी जितनी भी कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका 4% हो सकता है या फिर 6% हो सकता है। ओके, तो इससे भी काफ़ी रेवेन्यू जो है सरकारों के पास ज़्यादा। तो ये जितने भी मैंने अभी बात की है 4 सेक्टर्स की, तो इनका कंट्रोल जो है राज्यों के अंतर्गत है। ओके, तो राज्य इनको कंट्रोल करके चलते हैं। जितना शराब बेचकर पैसा आता है वो सरकार के, जो भी इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है तो सरकार के पास पैसा जाता है। इसके अलावा जो बाकी 3 मैंने अभी बात की, तो उससे भी जिस तरीके का भी टैक्स सरकार लगाती है, राज्य सरकारें, वो पैसा राज्य सरकार के पास ही जाता है। और इसके अलावा जितने टैक्सेस लगते हैं वो पैसा बढ़ जाता है अलग अलग हिस्सों में, राज्यों के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो अभी बात कर रहे हैं फ्यूल्स प्राइसेस की। अभी देखो मार्केट में काफ़ी उछाल आ चुका है फ्यूल प्राइसेस का, पेट्रोल का, डीजल का। तो इसी के रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि इनको GST के अंतर्गत लेकर आओ, तब हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएं। तो स्टार्टिंग में क्या बात करें, स्टार्टिंग में बात करें कि जो रिटेल प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के, रिकॉर्ड लेवल पर जो है यहाँ पर हाई हो चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ पर इनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगी हुई है, टैक्सेस बहुत लगे हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। और साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्रीज है जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं तेल, तो वहाँ पर भी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी सख्त होने शुरू हो गए, बढ़ने शुरू हो गए हैं। और जो यहाँ पर सेंट्रल और जो स्टेट लेवाइज है, जो टैक्सेस हैं पेट्रो फ्यूल्स के ऊपर, इनको थोड़ा हमें देखना होगा, समझना होगा।
नहीं तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इकॉनमी के ऊपर, ये और बिल्डअप होता जाएगा और चीज़ें महंगी होती जाएंगी। अगर देखो पेट्रोल और डीजल अगर ये महंगा होता है ना, तो इससे जो कॉमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी है ट्रांसपोर्ट होकर, तो फिर वहाँ से उसी कॉमोडिटी में वो जो है ना महंगाई कह लो उसको ऐड होती जाएगी वो। और जब तक कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंचेगी तो वो पिछली अगर पिछली बार कोई चीज़ कंज्यूमर ने खरीदी है, जब तेल के भाव ज़्यादा बढ़ गए तो तब खरीदेगा तो थोड़ा फ़र्क आएगा, तो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा इकॉनमी के ऊपर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल का प्राइस है हमारे नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, वो अभी 90 रुपये से ऊपर चल रहा है पर लीटर के हिसाब से। और इसमें से जो 90 रुपये हैं, तो सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्सेस हैं वो 60% है। ओके, 90 रुपये का आप 60% निकालो तो वो अभी सिर्फ टैक्सेस ही हैं। ओके, तो बाद में जो रकम बचती है वो रकम वो है जो हम जो है क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए हम पे करते हैं फॉरेन कंट्रीज को। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन कौन कंट्रीज से, कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज से हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह जो डीजल का प्राइस है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में, तो जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर अगर यूज़ होता है किसी चीज़ का, किसी फ्यूल का, तो वो डीजल है। तो इसका भी जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, इससे ज़्यादा ही है। और इसमें जो टैक्सेस ऐड होते हैं वो 55% है इस प्राइस के। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये से भी ऊपर चला गया है पर लीटर के हिसाब से, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अभी हमें ठीक करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं कि इतने हाई लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने लगाए हैं, तो ये अगर कंज्यूमर की बात करें तो उसके लिए बहुत कष्टदायक है, बहुत दुखदायी है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो उन्होंने अपने लेटेस्ट जो मिनट्स यहाँ पर जारी किए हैं, हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन की थी, तो उस मिनट्स के रिगार्डिंग हमने एक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी, जहाँ पर आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 4% तक ही रखा था। और इसी के तहत और भी काफ़ी मिनट्स वहाँ पर डिस्कस किए गए थे, जिसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आरबीआई कहती है कि जितने भी हाई रिटेल टैक्सेस हैं, खासतौर पे जो मेन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको उनकी जो है कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग करनी होगी, मतलब कि वो अनुकूल होने चाहिए, टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आगे यही बात कर रहे हैं कि जो हायर रिटेल टैक्सेशन है, खासतौर पे जो ऑटोमोटिव फ्यूल्स हैं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बढ़ चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के बाद जब सब्सिक्वेंटली हम रीओपन कर रहे थे, अनलॉक कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को, तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो कोलैप्स कर चुके थे, बहुत गिर चुके थे। और दूसरी ओर भारत में क्या हो रहा था, भारत में जो ऑटोमोटिव फ्यूल्स थे उनके ऊपर हायर रिटेल टैक्सेशन लग रहा था। तो चलो हम पैंडेमिक से गुजरे हैं पिछले साल, तो उस समय अगर शुरुआत में आप ऐसा कर रहे हो तो कोई सेंस बनती है, ठीक है। लेकिन आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो बात समझाने की बात कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है, अभी इकॉनमी नाजुक कड़ी से आगे बढ़ रही है, कहने का मतलब नवजात शिशु की तरह हालत है इकॉनमी की। तो उस समय अगर इतने हायर प्राइसेस चले जाएंगे तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल टैक्सेस का हिस्सा है, जो दिल्ली एनसीटी जो रीजन है, तो वहाँ पर जो भी रिटेल प्राइस निकल कर आता है पेट्रोल का, तो उसमें जो सेंट्रल टैक्सेस का हिस्सा है, तो उसमें पहली बात तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो पहली बात कर रहे हैं बेसिक एक्साइज इसमें इंक्लूड है, सरचार्ज इंक्लूड है, रोड सेस है और एग्री इंफ्रा सेस है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मिला लें तो अभी तक जो है ना 300% की दर के हिसाब से जो है यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है सेंट्रल टैक्सेस में। तो अगर मार्च 2014 की बात करें तो उस समय ये 10.38 पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर ये टोटल राशि बनती थी इन सभी टैक्सेस को मिलाकर। और अभी जो सितंबर 2020 की बात करें तो ये 32.98 पर लीटर जो है बन रही है, मतलब कि 32 रुपये के आसपास, जो 33 रुपये के आसपास की जो राशि है वो एक्साइज, सरचार्ज, रोड सेस और एग्री इंफ्रा सेस जैसे यहाँ पर टैक्सेस से ही इनको अगर जोड़ दे तो यहाँ से बन रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल लीव्स हैं डीजल के ऊपर, तो अगर सेम ईयर का हम डाटा लेकर चलें, मार्च 2014 और सितंबर 2020, तो इन दोनों ईयर्स के बीच में 600% तक का यहाँ पर जो है इजाफा हुआ है टैक्सेस में। अगर डीजल की बात करें, सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो किसी समय 4.58 पर लीटर था, तो अभी सितंबर 2020 में ये 31.83 पर लीटर है। तो कितना यहाँ पर जो है वृद्धि टैक्सेस में हुई है डीजल के मायने में।
तो यहाँ पर जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं किसी स्पेसिफिक रेट के हिसाब से लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ पर किलोमीटर, लेकिन आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए हमें बहुत यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल सही तरीके से हमें यहाँ पर जो है इसका जो है कैलकुलेशन करनी होगी, ताकि जो कि ज़्यादा बोझ ना पड़े हमारे कंज्यूमर के ऊपर। और फर्दर यहाँ पर स्टेट रिटेल टैक्स की बात कर रहे हैं, जो राज्य सरकारें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका जो हिस्सा है पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 20 रुपये है पर लीटर। ओके, तो इसमें से अगर डीजल की बात करें तो इसका आधा है, 10 रुपये लीटर है। तो ये यहाँ पर स्टेट का शेयर हो गया, पहले सेंटर का शेयर हो गया कि उन्होंने कहाँ कहाँ टैक्स लगाया, अभी राज्य टैक्स लगा रहा है। तो इसी से ही धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स का यहाँ पर जो है वैल्यू चेन बढ़ता जा रहा है, और एक इनएफिशिएंट जो है टैक्स वो जो है वो आगे उसकी फॉर्म जो है बनकर सामने आ रही है। तो इसको जब हम प्रोडक्ट प्राइस के साथ लिंक करते हैं, तो जो प्राइस आता है टोटल महीने में जब बाहर आता है तो वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, ऐसे धीरे धीरे करके जब इस तरीके से टैक्सेस लगते हैं सरकारों के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी ज़रूरत क्या है कि हम अपनी टैक्सेशन को मॉडर्नाइज करें, बढ़िया करें, ख़ास तौर पे जो मेन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। और जैसे नेचुरल गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें और डीजल की बात करें, इनको आप जीएसटी के दायरे में ले आओ। ओके, तो यहाँ पर इनको आगे इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सपेंशन करते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर इनको जीएसटी के दायरे में लेकर आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कि जो राशि बढ़ जाती है, जो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पैसे को कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि कितनी हम वैल्यू रखें पेट्रोल और डीजल की, उसके ऊपर हम जो है यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। थोड़ा सस्ता पेट्रोल और डीजल जो है वो अवेलेबल हो सकता है जनता को, अगर ये जीएसटी के दायरे के अंदर आता है तो। और आगे बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। और हालांकि जो ये कंपोनेंट जो है पेट्रोल और डीजल का अगर जीएसटी में इनको शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये एलिजिबल नहीं होंगे। तो क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये यहाँ पर जीएसटी एक्ट के तहत जो चीज़ें आ जाती हैं, जीएसटी के अंदर आ जाती हैं, तो वहाँ पर ये प्रोविज़न लगती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है कि आप आउटपुट में जब आप किसी भी तरीके का टैक्स देना चाहो तो वहाँ पर वो आपका टैक्स जो है वो आधा हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि इनपुट जब उस चीज़ की इनपुट आई थी तो उस समय आपने ऑलरेडी टैक्स जो है दे दिया है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप जो बाद में जब आउटपुट पे टैक्स लगेगा तो वहाँ पर जो है कम होगा टैक्स। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि जो स्टेट लेवल वाइज होंगे टैक्सेस होंगे, तब तक जो है उनको हमने स्पेसिफिक रखना है, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ रखनी है कि किन किन मायने पर आप जो है आप लेवाई लगाओगे, टैक्स लगाओगे पेट्रोल और डीजल पर, ताकि जो कि जो इनकी जो वैल्यू है, जो ये महंगे होते जा रहे हैं, इनको हम रिड्यूस कर सकें, सस्ता कर सकें आने वाले समय में। तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल, तो जहाँ पर बात की गई कि कैसे जो है जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करें, कैसे जो है अलग अलग प्रावधान हमारे सामने हैं, हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसके लिए हमें राज्यों को मनाना पड़ेगा। राज्य अभी जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है, राज्य मानते नहीं है, राज्य राजी नहीं होते हैं कि आप पेट्रोलियम को आप जीएसटी के अंतर्गत ले आओ। तो इनको अभी मनाना पड़ेगा अगर जीएसटी के अंतर्गत लेकर आना है, अगर भाव को कम करना है पेट्रोल और डीजल के। तो चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की। तो यहाँ पर बात करें द सिस्टम वर्क्स सॉर्ट ऑफ फॉर दिशा। तो कुछ समय से दिशा रवि एक यंगेस्ट प्रोटेस्टर्स थी, जो किसान आंदोलन चल रहा, तो वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेशन की। तो यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने टूल किट का इस्तेमाल किया है। टूल किट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी कैंपेन को और आगे बढ़ाना, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उनको वैसे मैसेजेस फॉरवर्ड करना ताकि जो कि जो प्रोटेस्ट है उसको एंगेज किया जा सके, सही मायने में सही इन्फॉर्मेशन जो है आगे पास की जा सके। तो इनको लिंक किया गया खालिस्तानीज के साथ और यही चार्ज लगाकर इनको उठा लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। तो इनकी काफ़ी कम उम्र है दिशा रवि। तो अभी उसी के रिगार्डिंग केसेस की यहाँ पर सुनवाई चल रही थी, तो जहाँ पर अभी जो है निर्णय निकल कर आया है, तो इसके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि वेलकम स्टेप है कोर्ट के द्वारा कि दिशा रवि को इन्होंने बेल ग्रांट कर दी है। यहाँ पर उनकी जो जमानत की अर्जी है वो अभी मंजूर हो चुकी है। तो यहाँ पर इससे अलावा भी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि सबसे जो वेलकम यहाँ पर स्टेप निकल कर आ रहा है कि जज ने जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो यहाँ पर बात कही है, तो सीधे सीधे कहा है कि आपने ब्लफ किया है। ओके, आपने जो भी काम किया है कि उस लड़की को उठाकर आपने जेल में डाल दिया है बिना किसी जो है सख्त आरोप के, तो आपने ब्लफ का काम यहाँ पर किया है। तो इसी तरीके से जज साहब ने जो यहाँ पर हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उसको डिफेंड किया है।
और साथ ही साथ जो ग्लोबल ऑडियंस को यहाँ पर जो ध्यान था, तो उसको भी यहाँ पर जो उसका उसमें ध्यान रखा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि आपने यहाँ पर धोखे से यहाँ पर ये सारे काम किए गए, आपके द्वारा किए गए। तो यहाँ पर जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र राणा जी, तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई है यहाँ पर ऐसा डिसीजन देकर कि जो डेमोक्रेसी की जो कोर वैल्यूज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी इनके पास जो थी यहाँ पर हेयरिंग यहाँ पर कर रहे थे, बेल पटिशंस आई हुई थी अलग अलग लोगों की, जहाँ पर जो जिनके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगाया गया था पुलिस के द्वारा। सेडिशन मतलब कि देशद्रोह का चार्ज। ओके, तो देशद्रोह का चार्ज लगता है तो फिर काफ़ी लंबे समय जो है यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस के बारे में यहाँ पर बता रहे थे जज साहब अपनी। तो इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी मंत्री, ओके, तो या किसी भी मंत्री या मंत्री की सरकार जो है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो आप उसको सेडिशन का ऑफेंस नहीं कह सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि उस बंदे ने यहाँ पर देशद्रोह का काम किया है। ओके, तो जो सिटीजन्स होते हैं वो विवेक बुद्धि वाले होते हैं, वो एक कंसाइज कीपर्स होते हैं गवर्नमेंट के। अगर वो सही नहीं बोलेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट सही तरीके से काम कैसे करेगी। अगर गवर्नमेंट की हमेशा सपोर्ट ही होती रहेगी तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ गलत भी कर सकती है, जिसका जो परिणाम है आने वाले समय में काफ़ी गलत निकल सकता है। तो ये यहाँ पर बात कही है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सिटीजन्स हैं, तो आप उनको सिर्फ इसी बात के ऊपर जेल नहीं कर सकते कि वो स्टेट पॉलिसीज़ के साथ जो है सहमत नहीं है। अगर सहमत नहीं है, विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उठाकर जेल में डाल दो। तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया था। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर टूल किट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा अगर काम किया भी है, ओके, तो आप इसी मुद्दे के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई ये अपराध बनता है। ये कोई अपराध नहीं है। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया या फिर किसी टूल किट को यहाँ पर एडिट किया है किसी को गाइड करने के लिए, तो ये कोई अपराध नहीं है। यहाँ पर ये जज साहब का कहना था इस सुनवाई में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो सबसे रिमार्केबल बात रही है इस जजमेंट में, तो वो ये है कि जज साहब के द्वारा यहाँ पर जो डिबंकिंग की गई, कहने का मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से जो है स्पष्ट रूप से इस केस को इसकी पड़ताल की गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इलॉजिकल लिंक बताया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने बात बोली है। तो क्या लिंक यहाँ पर बोला था, उसी जो दिशा रवि है, तो उसको उठाया इसीलिए गया था कि टूल किट के जरिए जो है वो खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा दे रही हैं और जो है देश का माहौल ख़राब हो रहा है। और इसी के चलते जो है जो कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे हैं जो वायलेंट एक्शंस कर रहे हैं। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जज साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल इलॉजिकल लिंक यहाँ पर जो है देखने को मिला है। कोई भी एविडेंस जो है दिल्ली पुलिस नहीं जुटा पाई है। जो बात वो कह रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर वो बात रख रही थी, उसका कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाई। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर जैसे कह रही थी कि टूल किट का कनेक्शन है जो वायलेंट एक्शंस हुए हैं कुछ प्रोटेस्टर्स के द्वारा दिल्ली में, ओके, जिसको कि यहाँ पर नॉर्मल लोग जो है यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर इसको एक रेयर एक्ट भी कहा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर जो है न्यायिक जो उद्धार है, जो जुडिशियल डिलीवरेंस है, इसके ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो चलो ये बात जो भी दिल्ली पुलिस ने कही है, तो इसका कोई मतलब बना ही नहीं। तो जिसके हिसाब से यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी जज साहब ने। तो आगे यहाँ पर फैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो रवि है उन्होंने जो फैक्ट निकल कर आता है 6 दिन वो जेल में रही हैं, हालांकि उनका कोई कसूर ही नहीं था। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं ऑथर की जो यंगस्टर्स हैं और जो ओल्स्टर्स हैं, इन दोनों को अभी केयरफुल होना होगा। अगर वो किसी भी तरीके की डिजिटल कंपनी को अपने पास रख रहे हैं, डिजिटल कंपनी कहने का मतलब कि कोई भी फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी तरीके का और सोशल मीडिया जो ऐप को अगर यूज़ किया जा रहा है इनके द्वारा, तो अभी सावधान होना पड़ेगा कि ऐसा ना हो आने वाले समय में कि अपराध कोई और करे और सज़ा किसी और को मिल जाए। तो सज़ा किसी उसको ना मिल जाए जो यहाँ पर जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, स्टेट को यहाँ पर रक्षा देकर चल रहा है और साथ साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहा है। तो ये सब बातें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होगा और आने वाले समय में ऐसे केसेस और ना निकलें तो उसका हमें रिजल्ट ढूंढना होगा, सोल्यूशन ढूंढना होगा और सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आगे काम करना होगा। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं थर्ड आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इट्स इन आवर कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से सुनिएगा। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 की। तो ये क्यों बनाया गया था 2003 में? इसका उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में हम जो है स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। जो यहाँ पर सेंटर का फिस्कल डेफिसिट है उसको हमने कम करना है और यहाँ पर 3% होगा जीडीपी का 2008 तक। तो 2003 में हमने यहाँ पर लक्ष्य तय किया
कि 2008 तक जो है फिजिकल डेफिसिट हमारे जीडीपी का 3% तक हम लेकर आ जाएंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हम आगे बढ़े। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, देखिए एक साल का हम पूरा का पूरा जितना भी हमारा व्यापार चलता है पूरे देश में, तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स में क्या लॉस हुआ, क्या घाटा पड़ा, ओके, तो उसी को हम टोटल कंबाइन करके जो है डेफिसिट के रूप में काउंट करते हैं। बजट में जो पैसा दिया जाता है उसमें भी हम जितना पैसा बांटते हैं, कहाँ कहाँ पर लगा है, कहाँ कहाँ पर अच्छे से काम हुआ है, कहाँ कहाँ पर जो है जो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो ये हर साल जो है ना भारत सरकार बजट में तय करती है कि फिजिकल डेफिसिट जो है इस वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना हम तय करके चलेंगे। तो जब ये 1 फरवरी 2021 का जो बजट अभी अनाउंस हुआ है 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, तो उसमें अभी 4.5% का जो है हम यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट को हम कम करना चाह रहे हैं कि 4.5% ऑफ जीडीपी आ जाए। तो भारत की कुल जीडीपी जो है वो राउंड अबाउट $3 ट्रिलियन के आसपास है, $3 ट्रिलियन के आसपास है। तो उसी $3 ट्रिलियन का आप 4.5% निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि इतना जो है हमारा वित्तीय घाटा हमारा हम चाह रहे हैं कि इतना हो। हालांकि अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ऊपर चली गई, 9% तक चला गया है हमारा फिजिकल डेफिसिट। पिछले साल लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और सरकार को काफ़ी पैसा मार्केट से उधार लेना पड़ा है, टैक्सेस के रूप में कोई पैसा आया नहीं है और डेब्ट कर्जा भी बढ़ चुका है और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ चुका है। तो ये हमारा 3% का टारगेट था 2008 तक। अब 2008 के बाद क्या हुआ, मंदी आ गई, भयानक मंदी आ गई पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर लपेट में आ गया था। बहुत बहुत बड़े बैंक अमेरिका के दिवालिया हो गए थे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी दिवालिया हो गई थी अमेरिका की खास तौर पर, और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हुआ था। लेकिन भारत के ऊपर इसका इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जितना इम्पैक्ट पड़ा तो उससे क्या हुआ कि जो है हमारा जो फिजिकल डेफिसिट की यहाँ पर जो टारगेट था, ठीक है, वो हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, डेफिसिट जो था और बढ़ गया, इकोनॉमी हमारी डूबनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर यहाँ पर जो पॉलिटिकल यहाँ पर इम्पॉसिबल जो यहाँ पर नज़र आ रहा था कि जो 3% का टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक और हमारे पास जो फंडिंग थी बजट की, ओके, वो भी यहाँ पर फज कर रही थी। ठीक है, वो भी यहाँ पर हेर फेर हो रहा था कि ज़्यादा पैसा हम जुटा ही नहीं पा रहे थे। और आगे यहाँ पर बात करने की जो FRBM रिव्यू कमेटी बनाई गई, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने यहाँ पर एक नया टारगेट प्रपोज किया कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, स्टेट्स और सेंटर अगर दोनों को कंबाइन कर दें, जो कि 70% है 2017 में, तो उसको अभी 60% तक लेकर आएंगे 2023 तक। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको अचीव करना है तो तभी अचीव हो पाएगा जब हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है ना वो 2.5% ऑफ द जीडीपी आ जाएगा। तो अभी कितना चल रहा है, अभी 9% ऑफ द जीडीपी से ऊपर चल रहा है। तो 9% से 2.5 तक लेकर आओगे तब जाकर जो हमारा यहाँ पर टारगेट है कि 60% जो है हम यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशो लेकर आएंगे। अपना कर्जा कम करना है, तो कर्जा तभी कम होगा जब सही रफ्तार से अपना फिजिकल डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल करके चलेंगे। और दूसरी ओर जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.8% तक लेकर आना है 2023 तक। रेवेन्यू डेफिसिट जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के रूप में, टैक्सेस से मतलब कोई इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे जीएसटी, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। तो इसके अलावा और भी जो नॉन टैक्सेस, जैसे कोई फीस लगा दी भारत सरकार ने, कोई फाइन लगाया, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो अगर आपका चलान हो रहा है तो आपको फाइन भरना पड़ रहा है, तो वो फाइन भी जो है एज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में भारत सरकार के पास जा रहा है, और उसी पैसे को यूज़ करके बजट में वो पैसा यूज़ किया जाएगा। तो उस वहाँ पर जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है वो जो कम होता जा रहा है, डेफिसिट आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पर जो है 0.8% तक लेकर आएंगे 2023 तक। लेकिन अभी क्राइसिस का समय चल रहा है, तो कमेटी अभी यहाँ पर ये महसूस कर रही है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पर 0.5% ऑफ जीडीपी और बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल सिनेरियो ये चल रहा है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो आज की जो सिचुएशन, अगर आज के दौर पर हम देखेंगे जो हमने टारगेट रखे हुए हैं तो वो बहुत ही कॉमिक नज़र आते हैं। क्यों कॉमिक नज़र आते हैं? क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते क्या हुआ है कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 88% तक चला गया है, जिसको कि हम बात कर रहे हैं कि 60% तक लेकर आना है 2023 तक। तो इसके अलावा जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी 9.5% तक चला गया है 2020-21 में, जो ये नया डाटा आया है। तो इसको हम 2.5% तक लेकर जाना चाह रहे थे, जो कि बहुत टफ होगा। ओके, तो इसमें 2% जो ऑफ बजट बोरिंग भारत सरकार के द्वारा की गई है, तो उसमें वो भी इंक्लूड है। जो बाहर से, बजट के बाहर से जो पैसा मार्केट से उठाया है तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो निर्मला सीतारमण जी है, जब 1 फरवरी को उन्होंने बजट अनाउंस किया था, तो उस समय जो यहाँ पर रिव्यू कमेटी का जो टारगेट था
कि 2.5% ऑफ द जीडीपी जो है हम टारगेट रखेंगे कि यहाँ तक फिस्कल डेफिसिट लेकर आएंगे। तो इसको एक दरकिनार करते हुए यहाँ पर एक नया टारगेट रखा गया है उनके द्वारा, तो वह है 4.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2025 एंड 26। और इसके अलावा अनदर टारगेट है जो स्टेट्स के लिए 2.5% का है, और अगर कंबाइंड डेफिसिट की बात करें तो वो 7% ऑफ द जीडीपी बनता है, राज्य और सेंटर अगर दोनों को मिला ले तो। यहाँ पर ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जो है जो यहाँ पर फिगर्स है वो पहुँच चुकी हैं। तो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के यहाँ पर अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिगर्स जो है एक्सीड कर चुकी हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि क्या जो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स हैं फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग, क्या अब वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अप्रचलित हो चुके हैं, क्या अभी उनका ट्रेंड नहीं रहा है, क्या टारगेट्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर एग्जांपल्स ले रहे हैं यूएस, यूरोप और जापान की, जिन्होंने जो ट्रेडिशनल फिस्कल नॉर्म्स हैं उनको अभी अबॉर्डेंट कर दिया, मतलब कि त्याग दिया है, एक साइड पर रख दिया है इन द फेस ऑफ कोविड-19। तो अभी यहाँ पर वो किस टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पर उनका जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 20% ऑफ द जीडीपी है, और इससे ज़्यादा भी है। तो इसके अलावा एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की बात कर रहे हैं जो 1993 में हुई थी, जिसने एक फिस्कल डेफिसिट की लिमिट तय की थी कि वो 3% ऑफ द जीडीपी होनी चाहिए, जितने भी यूरोपियन मेंबर कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के। ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, सभी के द्वारा ये जो ट्रीटी थी ये तोड़ दी गई, क्योंकि बात बनी नहीं। जिस हिसाब से देश को चलाना था उस हिसाब से फिस्कल डेफिसिट बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए, मार्केट से उधार ज़्यादा लेना पड़ेगा, और ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा तो डेफिसिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, अगर डेफिसिट नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आप बजट में कुछ खास इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो अपने देश में, और खास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तो देश जो है ना बाकी देशों के मुकाबले वो उस स्पीड से प्रगति नहीं कर पाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ना ही बढ़ना है अगर हम ज़्यादा पैसा लेकर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने देश के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर आगे और बात करें कि अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर भी डेफिसिट एडवर्स देखने को मिला, क्योंकि इनको अपना किया हुए का पता था, इन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन झेली हुई अपने समय में। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसे की छपाई कर दी थी। ओके, तो पैसे की छपाई जब बहुत बड़े पैमाने पर होती है तो इन्फ्लेशन कम नहीं होती है, इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है। तो आम तौर पर जो है कथन होता है, लोगों को सोच ये होती है कि अगर ज़्यादा पैसा छाप दिया जाए तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, सबके पास पैसा होगा, सबके पास पैसा होगा तो जो भी जिस चीज़ की जो प्राइस होगा सारे पैसे दे देंगे और चीज़ को खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस प्रोडक्ट का भी प्राइस उसी हिसाब से बढ़ जाता है जिस हिसाब से आदमी की जेब में पैसा बढ़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है ना हाइपर इन्फ्लेशन की ओर ले जाती हैं। तो जर्मनी ने ये चीज़ फेस की हुई है। और इसके अलावा ज़्यादातर जो फिस्कल डेफिसिट है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर इकोनॉमिक ओवरहीटिंग उसके रिगार्डिंग नहीं हो रही है। ओके, और ना ही इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ना ही इन्फ्लेशन के ऊपर इतना खास इम्पैक्ट पड़ा है, ना ही कोई महंगाई इतनी बड़ी है। और आगे बात कर रहे हैं लैरी समर्स की, तो ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो अपने विचार दे रहे हैं, क्लेम कर रही हैं कि जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में जो चेंज देखने को मिला है उसी के चलते यहाँ पर आगे जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कमी देखने को मिली है। नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है। तो नई टेक्नोलॉजी को यहाँ इन्होंने लेस कैपिटल इंटेंसिव भी बोला है कि कम पैसा लगता है पूंजीपतियों का, जिसकी वजह से आगे अगर बात करें तो अभी जो वर्ल्ड है वो एक सेकुलर स्टेग्नेशन जो है ना उसको सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेविंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर गलत आना शुरू हो गया है, तो सेविंग्स भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो जब खर्चा ही नहीं होगा इतना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं निकलेगी तो पैसा तो फिर जेब में ही रहेगा ना। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो इस सभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हो तो उससे यहाँ पर ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, और ना ही यहाँ पर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट महंगाई के ऊपर पड़ेगा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी से जैसे रुचिर शर्मा है, तो यहाँ पर वो भी बात कर रहे हैं कि अगर प्रिंटेड मनी जो है वो जो कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके प्राइस को वो इन्फ्लेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, जैसे शेयर्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, गोल्ड हो गया। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स है उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर मनी की प्रिंटिंग ज़्यादा करते हैं। तो इसके अलावा पॉल क्रूगमैन है, तो वो भी यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना उनको यहाँ पर मैसिवली जो है बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा बाहर से, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में वहीं से आपको यील्ड निकल कर आएगा, रिटर्न निकल कर आएगी, और उसी रिटर्न से आपका जो कर्जा है आप उसकी रीपेमेंट कर सकते हो। और अच्छे तरीके से जो भी आपने टारगेट रखा हो, जैसे भारत ने रखा है कि 70% से 60% तक लेकर आना है
डेट टू जीडीपी रेशो को, तो ऐसे टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन अभी सिनेरियो देखो, हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो कहाँ तक पहुँच गया, 88% तक पहुँच गया है। ओके, तो हमें कोई ना कोई हल जो है ढूंढना ही होगा। तो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट है जो अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, सोल्यूशंस दे रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और कुछ कंट्रीज में अगर सपोज करो कि नेगेटिव में है, ओके, मतलब कि बहुत नेगेटिव में इंटरेस्ट रेट है, तो उस समय जो कॉस्ट निकल कर आएगी डेट सर्विसिंग की, वो भी बहुत कम हो जाएगी। और आगे जो हिस्टोरिकल बेंचमार्क्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो भी ऑब्सोलीट होने शुरू हो जाएंगे, अप्रचलित होने शुरू हो जाएंगे। और जो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं वो कह कार्मेन रेनहार्ट की और केनेथ रोगोफ की, तो ये क्या वार्निंग दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर 90% को क्रॉस कर जाता है, तो उस समय क्या होगा, जो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी और जो इंटरेस्ट रेट होंगे, तो उससे क्या होगा, जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी असमान छूना शुरू कर देंगी, बहुत बड़े पैमाने पर जो है बढ़ जाएगी। और इससे क्या है, जो इकोनॉमी का जो यहाँ पर डाउनफॉल है वो होना शुरू हो जाएगा, ओके, नाश होना शुरू हो जाएगा अगर 90% को क्रॉस कर जाता है किसी भी देश का डेट टू जीडीपी रेशियो। तो अभी हमारा कहाँ पर चल रहा है, हमारा 88% तक चल रहा है। और आगे बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में सिचुएशन निकल कर आ रही है, एक्चुअल सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में निकल कर आ रहा है, वो कुछ और ही है। अगर हम जापान की बात करें तो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो अभी 200% को भी क्रॉस कर चुका है। और यूएस की बात करें तो यहाँ पर 100% को वो क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हाल ही जो सिचुएशन है, इन्फ्लेशन अभी भी जो है जीरो के क्लोज है, मतलब कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है वहाँ पर। और गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अभी इतनी यहाँ पर एबल हैं कि वो ट्रिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस जो डॉलर हैं उनको बोरो कर सकें एट जीरो इंटरेस्ट। तो ये एक नया वर्ल्ड जो है हमें सामने देखने को मिल रहा है, अगर डेट टू जीडीपी रेशियो इतनी बढ़ भी गई है तो। और अभी हमें क्या करना होगा, भारत को क्या करना होगा, हमें एक एक्सपर्ट कमेटी चाहिए जो कि हमारे लिए एक नई फिजिकल पॉलिसी जो है वो क्रिएट कर सके, फॉर्मुलेट कर सके इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड लेसन्स फ्रॉम कोविड-19 क्राइसिस। तो बाहर के मुल्कों से हमें सीखना है वो कैसे काम कर रहे हैं, कोविड-19 के बाद में कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने फिजिकल डेफिसिट को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को मैनेज कर रहे हैं। तो उनसे सीखकर हमें भी एक नई फिजिकल पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर हम दोबारा जो है, जो हमारे अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं, तो यहाँ पर ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं भारत सरकार में, तो इन्होंने यहाँ पर जो नोट अपना दिया है FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट में, तो उसको दोबारा से हमें रिव्यू करना होगा, एक लुक देनी होगी, देखना होगा, दोबारा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बात कही है फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की वो बात करेंगी ऑफ जस्ट 0.5% इन क्राइसिस वाज मच टू लो एंड हैज़ बीन विंडिकेटेड इन द कोविड-19 क्राइसिस। तो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान यहाँ पर ये पुष्टि कर रहे हैं कि 0.5% में तक ये बहुत यहाँ पर लो के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है जो हमारा फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बहुत कम यहाँ पर इसको आंक कर चल रहे हैं। इसके साथ इन्होंने और जो यहाँ पर सुजेशन दी है, आर्ग्यू किया, वो कहा है कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी 3 टारगेट्स हैं जिनको हमने अचीव करना है। पहली बात कर रहे हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, दूसरा है फिजिकल डेफिसिट, तीसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। और इसी के रिगार्डिंग ये अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे और इनको हमें कंट्रोल करके चलना है। जो भी हमने टारगेट रखा है उनको टाइमली मैनर में अचीव करना है। और साथ ही साथ एक टारगेट इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जिसको हमें अचीव करना है वो है हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है, तो उसको हमने 0 तक लेकर आना है आने वाले समय में। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसमें और फिजिकल डेफिसिट में क्या फ़र्क होता है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत का प्राइमरी डेफिसिट है, जो एवरेज प्राइमरी डेफिसिट है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तो यहाँ पर 3.2% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा वो और अनसस्टेनेबल हो जाएगा, उसको मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर आपको यहीं पर मिल गया है। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो जो भी एक साल में भारत सरकार का फिजिकल डेफिसिट होगा तो उसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर दो, तो जो डेफिसिट आपके सामने आएगा वो प्राइमरी डेफिसिट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्राइमरी डेफिसिट की बात करोगे तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम 0 प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि 0 प्राइमरी डेफिसिट हमने लेकर आना है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि वो देश जो है ना उसके ऊपर अभी ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा, आने वाले समय में उसको और उधार नहीं लेना पड़ेगा उसको पुराना कर्जा उतारने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पुराना कर्जा है ना उसका यहाँ पर जो ब्याज देते हैं, किस्तें देते हैं इंटरेस्ट की, तो उसके लिए भी हमें उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट और बढ़ जाता है और प्राइमरी डेफिसिट भी और बढ़ जाता है। तो
हमें हमें आने वाले समय में अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो कर लेते हैं तो आने वाले समय में और उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो हमारा कर्जा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरीके से ये एक ऐसा मेजर है जो हमें सस्टेनेबिलिटी की ओर लेकर जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर डिपेंड करता है जो हमारी इनिशियल रेशो क्या है, हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर इन्फ्लेशन क्या होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर्स हैं, जो मेजर्स हैं, जो यहाँ पर डिपेंड करती हैं अगर हम अपना प्राइमरी डेफिसिट जो है उसको जीरो की ओर लेकर आना चाह रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुब्रमण्यम साहब यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि वो सस्टेनेबल हो, जितना भी हमने ब्याज देना है पुराने लोन का तो वो खुद से हम दे पाएँ। ओके, हमें उसके लिए और बोरोइंग उधार ना लेना पड़े। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो टेबल यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो रेशो है इंटरेस्ट पेमेंट की टू रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि जो भारत सरकार को रेवेन्यू आ रहा है और जो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट को जहाँ पर जो पैसा भारत सरकार दे रही है तो उसका यहाँ पर जो है ना 1950 और 51 का डाटा दिया गया है वो 10.1% था और अभी जो है यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है, 25.4% के हिसाब से बढ़ चुका है 1991 से लेकर। ओके, और 1991 ही एक ऐसा साल था जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे, हमारी इकोनॉमी को एक नई दिशा दी थी हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग थोड़ा और समझते हैं इसको। तो ये एक ब्रीफ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो यूनियन बजट कैसे तैयार होता है, कैसे जो है पैसा इकट्ठा करती है भारत सरकार। तो एग्जाम्पल सिर्फ 1 रुपए की ली गई है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज हैं, जीएसटी और अदर टैक्सेज हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स है और बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज है। तो ये अलग अलग पैसेज के फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। तो इन सबको मिलाकर 1 रुपया बनता है। तो ये तो हो गया भारत सरकार ने पैसे जुटाए। और अभी पैसे लगाने कहाँ पर, जब पैसे लगाती है भारत सरकार तो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है स्टेट्स को, जो उनका शेयर जाता है टैक्सेस और ड्यूटीज़ का, 23 पैसे हो गए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार का जाता है वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर। जो पुराना कर्जा ले रखा है उसकी ब्याज की किस्तें मोड़ने के लिए हमें यहाँ पर 1 रुपये में से 18 पैसे वहाँ पर जा रहे हैं और बाकी जो है अलग अलग स्कीम्स के ऊपर बांट दिए जाता है। कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, कुछ और एक्सपेंडिचर है, कुछ पेंशन के ऊपर पैसा जाता है, कुछ पैसा फाइनेंस कमीशन की ओर जाता है और अदर ट्रांसफर्स की ओर जाता है। ओके, सब्सिडीज़ के ऊपर बहुत पैसा जाता है। जैसे आपको गैस सिलेंडर्स मिलते हैं उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, हालांकि बहुत कम होती है, 25-26 रुपए की होती है पर इंडिविजुअल। लेकिन देखो भारत सरकार पूरे देश में ये सब्सिडी बांट रही है तो कितना पैसा भारत सरकार दे रही होगी। डिफेंस के ऊपर भी हमारा अच्छा खासा खर्चा होना जरूरी है तो उसके ऊपर भी 9 पैसे के आसपास यहाँ पर बात करने की जाता है अगर 1 रुपये की एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है। ओके, कैसे हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और कैसे जो है उसको हम एक्सपेंडिचर करते हैं, किन किन जगह पर क्या क्या रेशो रहती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। और आगे बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट की जो रेशो है वो आने वाले समय में और बढ़ सकती है। तो यहाँ पर 2019-20 की बात कर रहे हैं कि उस समय ये 36.3% तक ये बढ़ चुकी थी और इस साल में ये इसकी वृद्धि जो है 44.5% तक होने की यहाँ पर संभावना है। तो ये क्लियरली यहाँ पर जो है एक तरह का इंडिकेशन है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारा रेवेन्यू कहाँ पर जा रहा है, जो हमारे पुराने कर्जे हैं उन्हीं की यहाँ पर जो है किस्तें देने की ओर। और यहाँ पर भारत को ज़रूरत है कि प्राइमरी सरप्लस की, तो उसके ऊपर हमने फोकस करना है। और प्राइमरी सरप्लस का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 वर्ड होते हैं, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 पर आ जाता है तो प्राइमरी सरप्लस हो जाएगा वो। तो इसी तरीके से ये एक तरह का एक आर्केन कंसेप्ट इसको बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा। तो कहने का मतलब बहुत सारे जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी है, अभी भी भेद इसमें है छिपे हुए। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सोचना चाहिए कि एक टारगेट रखना चाहिए इंटरेस्ट टू रेसिप्ट रेशियो का भी, कि इसके बारे में भी हम सोचें तो क्या होगा अगर हम इसको 33% तक का एक टारगेट रख के सोचते हैं कि इंटरेस्ट टू रिसिप्ट रेशियो जो है वो 33% तक ही रहे, ज़्यादा ना बढ़े। तो इसके चलते इजी होगा जो पब्लिक है यहाँ पर जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा ओल्ड डेट के ऊपर, ठीक है, तो उस सिचुएशन को ये ग्रैप कर सकेंगे। और यहाँ पर कोशिश करने की जो यहाँ पर जिस तरीके से रेवेन्यू हमारा आ रहा है ना, तो उस रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा कर चलें और ज़्यादा पैसा हमारा जो है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर ना जाए। तो अगर इसको 33% तक हम कंट्रोल करके चलते हैं तो आने वाले समय में जितना यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट कम होगा उतना ही हमारा प्राइमरी सरप्लस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सीतारमण जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो यहाँ पर उनकी प्रोजेक्शन जो है अभी करंटली 7% है कि जो कंबाइंड सेंट्रल स्टेट डेफिसिट है 2025-26 तक, तो ये भी यहाँ पर हाई है। 7% को भी हाई बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनको अभी कम करना है हमें। जापान जो है अभी 0 इंटरेस्ट के ऊपर जो है बोरो कर सकता है, ये सिचुएशन में जापान की इकॉनमी पहुंच चुकी है। लेकिन जो इंडियन यहाँ पर इकॉनमी है वो अभी भी 6% का इंटरेस्ट देती है अगर मार्केट से
कोई भी पैसा उधार लेना है, क्योंकि पहले से कर्जा बहुत है, तो कर्जे की किस्तें देने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो कर्जे की किस्तें देने के लिए भी हमें यहाँ पर मार्केट से उधार लेना पड़ता है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारी बन चुकी है। प्राइमरी डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ना शुरू हो चुका है। ओके, तो इसके अलावा जो रेवेन्यू रिसिप्ट टू रेशो है, ओके, प्राइमरी डेफिसिट सॉरी जो इंटरेस्ट पेमेंट टू जो रेवेन्यू रिसिप्ट की जो रेशो है वो भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस सब का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें एक एक्सपर्ट कमेटी चाहिए, नई एक्सपर्ट कमेटी चाहिए जो इस इशू के ऊपर डिबेट करे, फोकस करे और जो है ना हमारा इंटरेस्ट बर्डन जो उसको सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ाए और सॉल्यूशंस निकाले जो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स जो है सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर आप एक हल्की सी झलक मार सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 1949-50 से लेकर यहाँ पर 2021-22 तक का डाटा है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट है करोड़ रुपीस में। तो यहाँ पर देखो कि पहले स्टार्टिंग में कितनी यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट जाती थी और आज जो है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो 8 लाख करोड़ के आसपास हमारी इंटरेस्ट पेमेंट ही जाती है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट आज निकल कर आ रहे हैं वो भी 17 लाख करोड़ के आसपास का निकल कर आ रहा है। स्टार्टिंग में ये भी बहुत कम था। और जो यहाँ पर रेशो निकल कर बनती है तो आज 45% तक यहाँ पर हमारा जो है बन चुका है जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशो है। तो स्टार्टिंग में ये 10% के आसपास थी। तो ये पूरा डाटा एक बार आप निहारिए, देखिए, समझिए। तो अभी हम बात करेंगे स्पीकिंग ट्री के बारे में। एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बात कर रहे हैं माइग्रेट टू मुक्ति। तो रामकृष्ण परमहंस जी का यहाँ पर बात की जा रही है, जिन्होंने यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं कि मुक्ति के पथ के ऊपर कैसे बढ़ना है। तो 4 तरीके के लोग होते हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं वो कि जो सबसे पहली बात वो लोग होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, जो मुक्त नहीं होते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उन्होंने किसी न किसी एक दायरे में अपने आप को बांधा होता है, तो वो उससे बाहर आना नहीं चाहते। वो अपने जो यहाँ पर सेल्फ मेड उनका यहाँ पर कोकून होता है, जो दायरा होता है, तो उसी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो कुछ यहाँ पर बेस है जो इनको फॉलो करते हैं, जैसे ग्रीड है, जैसे फियर है, लालच हो गया, डर हो गया। तो इन चीज़ों के दायरे के अंदर ही वो रहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है, जैसे एक मछली किसी तालाब में यहाँ पर चल रही है और जो एक फिशरमैन है, जो मछुआरा है, उसको यहाँ पर एक माया का यहाँ पर रूप दिया गया है। तो देखो, अगर कोई भी फिशरमैन मछली पकड़ने जाता है तो मछली तो उसके पास आ ही जाएगी, लेकिन दूसरी ओर मछली क्या सोच रही है कि वो इतने गहरे पानी में है, वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन सेफ नहीं है। जब फिशरमैन आता है, अपनी जो टैक्टिक्स अपनाता है, तो उसके जाल में फंस जाती है, तो वो बाहर आ जाती है। तो कहने का मतलब कि ऐसे जीव को हम बाध्य जीव बोलते हैं। और ज़्यादातर जो लोग इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर दुनिया में रह रहे हैं। और आगे जो दूसरा रास्ता यहाँ पर बता रहे हैं वो है कि जैसे वो मछली जाल से जो बाहर आ जाती है, बचकर बाहर आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर इनको बोला गया है मुमुक्षु जीवा। ओके, मतलब कि जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। और यहाँ पर जो भी मुमुक्षु जीव होते हैं वो अपने आप को फ्री कर चुके होते हैं माया से। ओके, वो माया जो होती है वो इनको भरमाती नहीं है, तो उनको हम मुक्त जीव भी बोलते हैं और कृपा सिद्ध भी बोलते हैं। और ये तीसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं मुमुक्ष जीव, और यहाँ पर कृपा सिद्धि भी बोलते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो परमात्मा को, जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु और संत कबीर जी हैं। और चौथे नंबर पे यहाँ पर बात कर रहे हैं नित्य जीवा की, जो कभी भी माया के आसपास ही नहीं जाते हैं, या ये कह लो कि माया उनके आसपास नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऋषि नारद और सुखदेव की बात की गई। तो ये बिल्कुल कॉमन गोल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, जो यहाँ पर बात करें श्री रामकृष्ण परमहंस, इनको हमें यहाँ पर इनके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। बाध्य तो मुमुक्षु और फिर मुक्ति तक का मार्ग जो है हमने यहाँ पर तय करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ज़िंदगी में काफ़ी जो है खुशी जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें यहाँ पर लेकर आएंगी, अगर इन पाथ के ऊपर हम फॉलो करके चलते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर बात करें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो जिसको लीड कर रहे हैं मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर वो प्लान लेकर आ चुकी है कि उनका जो ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है, वहाँ पर जो है कुछ एसेट की सेल करेंगे किसी एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी में, मतलब कि एक नई कंपनी ये बनाने जा रहे हैं, तो जिसमें यहाँ पर ये अपनी जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस का जो कुछ स्टेक है उसका सेल करेंगे और वहाँ से पैसा जुटाएंगे और नई कंपनी में लगाएंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेक अपना सेल करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑयल टू केमिकल वाला जो बिजनेस है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कंपनी इनका स्टेक खरीदेगी वो है सऊदी अरामको। तो इसके साथ यहाँ पर टॉक्स चल रही हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, तो अभी मुमकिन है कि इनके साथ डील हो जाएगी। तो सऊदी अरामको जो है ये वर्ल्ड की
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है क्रूड ऑयल के मामले में। तो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो इस कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है सऊदी अरामको। तो यहाँ पर जो अपना केस है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो उन्होंने अपना जो प्रपोजल है वो फाइल कर दिया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, मुंबई में भी और अहमदाबाद में भी। तो अभी इसकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अप्रूवल मिल जाएगी फिजिकल ईयर 2022 के सेकेंड क्वार्टर में। तो अभी जो ये नया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होगा, तो यहाँ पर कोशिश इनकी होगी कि यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कोई किसी खास तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और यहाँ पर टैक्स न्यूट्रल हो। इसके अलावा जो इनके जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ इंजन होंगे यहाँ पर, वो एज ए इंडिपेंडेंट कंपनीज के तौर ही यहाँ पर ये आगे वृद्धि करेंगे, ग्रो करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टू बी इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म फॉर न्यू डिजिटल टेक, क्लीन एंड रीन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस। तो इन बिजनेसेस में भी यहाँ पर जो है इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो इनकी नई सब्सिडरी बनेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये इंडिपेंडेंट सब्सिडरी होगी। कहने का मतलब यहाँ पर कोई पब्लिक स्टेक नहीं होगा। अब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये होता है, तो अभी प्राइवेट स्टेक होगा फुली ऑन्ड बाय मुकेश अंबानी। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये। अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो पुरानी कंपनी है, जो जामनगर में जो फैक्ट्री है इनकी रिलायंस रिफाइनरी वाली, तो उसमें से यहाँ पर जो इनका ऑयल टू बिजनेस वाला स्टेक है उसको बेचेंगे और नई जो इंडिपेंडेंट कंपनी है उसमें पैसा लगाएंगे। और आगे बात कर रहे हैं सेमी पेज में से न्यूज़ है, तो बात कर रहे हैं एऑन प्रेडिक्ट 7.7% एवरेज हाइक इन 2021। तो किन की एवरेज हाइक की बात कर रहे हैं? सैलरीज के मामले में, इंक्रीमेंट्स के मामले में। तो अभी पैंडेमिक के चलते सब कुछ कट हो गया था, सैलरी कट हो गई, और इसके अलावा कुछ की सैलरीज तो बंद ही हो गई और इंक्रीमेंट्स काफ़ी कम हो गए। तो अभी यहाँ पर जो एक यहाँ पर अदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पर इसने सर्वे किया है, जिसका नाम है 25th सैलरी इंक्रीज सर्वे। ओके, तो ये एक अदारा है जो ये सर्वे करता है, जिसका नाम है एओन। ओके, तो 2021 का सर्वे जिसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि जो सैलरी इंक्रीमेंट्स हैं पूरे इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो उसका रास्ता तय करते हुए यहाँ पर जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जब भी हम बात करते हैं यू शेप्ड रिकवरी की, तो यू शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है कि 12 से 24 महीने के अंतर्गत ही जो है वहाँ पर रिकवरी कर ली गई है। अगर कोई डिक्लाइन आया था, जैसे सैलरीज में डिक्लाइन आ गया, और 12 से 24 महीने के अंतर्गत ही जो है दोबारा से वो चीज़ सैलरी जो है बढ़नी शुरू हो गई, तो ऐसी कैटेगरीज को हम यू शेप जो है रिकवरी मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज, यहाँ पर प्रोजेक्टेड एवरेज इंक्रीमेंट की, वो यहाँ पर 7.7% 2021 में और 8.6% मानी जा रही है 2022 में। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो बात यहाँ पर कर रहे हैं कि और ज़्यादा वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोबारा इकॉनमी जो है वो रिवाइवल की ओर आ रही है, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो आने वाले समय में इकॉनमी दोबारा से जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में आ सकती है। तो यहाँ पर एक डाटा 2020 का भी बताया गया, जहाँ पर जो एक्चुअल एवरेज इंक्रीमेंट थी वो सिर्फ 6.1% थी 2020 में। और इसके रिगार्डिंग जो टॉप 5 सेक्टर्स है जहाँ पर जो है प्रोजेक्शन बढ़ेगी, सैलरीज बढ़ेंगी, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा जो वीसी बैक्ड कंपनीज है, वीसी बैक्ड कंपनीज यहाँ पर जो वर्चुअल कैपिटल बेस्ड कंपनीज है, मतलब कि जहाँ पर जिन कंपनीज ने आईपीओ जुटाकर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जुटाकर इन्वेस्टर से पैसा लेकर जो है कंपनी शुरू की हुई है, तो वहाँ पर सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ने के यहाँ पर आसार है 10.10%। जो यहाँ पर हाईटेक कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, वहाँ पर 9.7%। फिर आईटी इनेबल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, केमिकल्स, तो ये पूरा डाटा आपके सामने है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट लेवल है, सीनियर, मिडिल, जूनियर, तो वहाँ पर भी डाटा हमारे पास है कि सीनियर लेवल पर यहाँ पर 6.7% के हिसाब से, और जूनियर लेवल पर जो है 8.10% के हिसाब से जो है वृद्धि होगी, और या फिर ये कह सकते हैं कि वृद्धि हो चुकी है। और आगे बात कर रहे हैं अमेजॉन, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जो है ये तीनों मिलकर एक नया जो है एनयूई प्लान बनाने जा रहे हैं। तो अमेजॉन अपने पार्टनर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और वीज़ा के साथ यहाँ पर मिलकर एक नेशनल पेमेंट नेटवर्क जो है उसको बनाएंगे। ओके, जो कि जो भारत का भी जो फास्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, उसमें जो है यहाँ पर ये भी अपना पार्टिसिपेशन कर सके, और जो कि जिसको अभी डोमिनेट किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो फिनटेक फर्म्स हैं जैसे पाइन लैब्स है, बिल डेस्क है, तो ये भी जो है इस कंसोर्टियम को ज्वाइन करेंगी, तो नया एक न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी बनेगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनयूई बोल रहे हैं। तो ये आने वाले समय में एक अच्छा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, यूपीआई जो है बनाएंगे, एक ऐसा सेटलमेंट सिस्टम बनाएंगे खासतौर पे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, मर्चेंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए। और ये जो प्रपोजल है, इसका प्रपोजल जो है आरबीआई के सामने जो है रखा जाएगा 26 फरवरी के बीच में, 26 फरवरी से पहले जो कि टाइमली मैनर में जो है इनको यहाँ पर परमिशन मिले, और यहाँ पर जो है ये भी काम करना शुरू कर दे डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। तो इसी के रिगार्डिंग और एनहांस करके बात कर रहे हैं कि जो इसका अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उद्देश्य होंगे, क्या होंगे।
डिजिटल पेमेंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सेटलमेंट जल्दी होगी। अगर कोई नया दायरा, कोई नई कंपनी यहाँ पर जो है इंटरवीन करती है डिजिटल मार्केट में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, जो यूपीआई लाइक पेमेंट है, ठीक है, वो नेटवर्क क्रिएट होगा स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए, और एक वैल्यू एडेड होगी और सोल्यूशन जो है ऐड होंगे ई कॉमर्स टोल कलेक्शन में। मतलब कि फ़ायदा होगा बहुत बड़े पैमाने पर, काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा जब एक से ज़्यादा प्लेयर्स आने शुरू हो जाते हैं मार्केट में। तो प्रोसेस यहाँ पर ऐसा ही है कि पहले यहाँ पर पेपर वर्क होगा, वो जो टाई अप्स होंगे, जो पैक्ट्स होंगे वो साइन होंगे, और इसके अलावा आरबीआई जो है इसमें कम से कम 6 महीने लेगा इस रिव्यू को, यहाँ पर इस प्रपोजल को यहाँ पर फाइनल करने के लिए। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर आ सकती है थ्रू FEMA स्क्रूटनी, मतलब कि पड़ताल करते हुए। FEMA हमारा एक्ट है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आंसर दीजिए FEMA का। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने 13,700 करोड़ के जो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स हैं मिलिट्री के लिए उनको अप्रूवल दे दी है। तो यहाँ पर इंडिजीनियसली जो वेपन प्रोग्राम्स है उसी के तहत यहाँ पर 13,700 करोड़ जो है खर्चा किया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके तहत जो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा जो हमारे अर्जुन बैटल टैंक्स हैं उनका, और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बढ़ाया जाएगा। 3,000 आर्मर्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं जो कि करंटली अभी सर्विस में, तो उनकी यहाँ पर प्रोटेक्शन लेवल को और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, तो इसके बारे में मुझे एक क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कब बनाई गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करती है, इसके बारे में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि जो कैपिटल एक्विजिशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पर, इसके अलावा जो डिज़ाइन है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर इन सब चीज़ों को 2 साल के अंतर्गत जो है कंप्लीट करना है, ये इनका टारगेट है। और इसके अलावा और भी एक्विजिशन जो है की जाएंगी, जैसे अर्जुन MK-1A टैंक्स है, ठीक है, फ्रॉम हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, तो इस फैक्ट्री से इस यहाँ पर अर्जुन टैंक जो है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा और जो यहाँ पर क्लियरेंस मिली है वो है 118 टैंक हैं जिनकी कीमत जो है वो है 8,338 करोड़, ठीक है, तो वो लिए जाएंगे। और जो यहाँ पर जिस भी तरीके का यहाँ पर ऑर्डर्स होंगे आने वाले समय में, तो यहाँ पर उनको आगे प्लेस किया जाएगा। और इसमें 124 अर्जुन MK-1 टैंक्स भी है जो कि आर्मी ने ऑर्डर किए थे। ये सब चीज़ें जो है टाइमली मैनर में प्रोवाइड की जाएंगी। तो इतना यहाँ पर बजट जो है खर्चा किया जाएगा 13,700 करोड़ का। और आगे जो न्यूज़ है सेम पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं गुजरात में। तो वहाँ पर जितनी भी शेयर यहाँ पर सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, तो बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया है और कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से हार गई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन जिन एरियाज़ में ये इलेक्शन हुए हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, तो इन सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितने भी ये शहर हैं, इन सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी की जीत हुई है। 485 सीट्स लेकर आई हैं, टोटल 576 सीट्स थी। तो यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिली हैं। तो ये एक जो है नया सिनेरियो जो है निकल कर आ रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हम अर्बन लोकल बॉडीज भी बोलते हैं। तो कौन से एक्ट के तहत जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ था, कौन से एक्ट के तहत पंचायती राज का गठन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर मुझे कौन से आर्टिकल के तहत ये चीज़ें आती हैं, तो इसका मुझे आंसर दीजिए। और कौन से संविधान के कौन से पार्ट में से यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आती हैं, और यहाँ पर क्या सिनेरियो है, तो यहाँ पर किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलती हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा अगर कोई बड़े शहर से अगर छोटी शहर की आबादी है, तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कुछ अलग नाम है, क्योंकि उसको कुछ और नाम से जानते हैं अर्बन लोकल बॉडी को। तो क्या नाम है वो बताइए, उसका आंसर दीजिए। और आगे जो न्यूज़ है वो है फार्मा एंड करियर्स वाले पेज में। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी क्रिप्टो एसेट्स को अभी यहाँ पर सेल करना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर उनको टैक्स फीयर्स भी है, दूसरा बैन का भी डर है कि यहाँ पर भारत सरकार एक बिल लेकर आने वाली है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसीज को, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को भारत में बैन कर दिया जा सकता है आने वाले समय में। तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब बिल आएगा, ओके, तो उससे 3 महीने का आपको समय मिलेगा। 3 महीने के अंतर्गत आपने अपना जितनी भी क्रिप्टो एसेट उसको बेच देना है, अपने पास नहीं रखना है। इसके अलावा जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो पैसे के मामले में पूरी सख्ताई बरतता है, ओके, तो किसी तरीके की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। तो उसने भी यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बात कही है कि जितने भी प्रमोटर्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाती हैं IPO को यूज़ करके, तो उनके पास जो है क्रिप्टो करेंसी का एसेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको पहले आपको बेचना होगा, फिर बाद में आप जो है IPO से पैसा रेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट नॉर्म जो है लगाया है सेबी ने, लेटेस्ट यहाँ पर ये न्यूज़ है। और इसके अलावा जो बिटकॉइन है, अभी हाल ही में हमने देखा था कि 50,000 की क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी फिर नीचे आ गया। 24 घंटों में ये 10,000 जो है ड्रॉप कर चुका है। मतलब कि अभी ये एक जो बिटकॉइन है किसके बराबर हो गया, $40,000 US के बराबर हो गया। और आगे जो न्यूज़ है वो है ET मार्केट्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो टाटा कंज्यूमर है वो रिप्लेस करेंगे निफ्टी में गेल इंडिया को। ओके, तो देखिए निफ्टी एक हमारा जो है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है,
और जो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जिसके तहत जो है कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और निफ्टी में सिर्फ 50 होती हैं। तो अभी जो है ये गेल इंडिया बाहर जाएगी और उसकी जगह लेगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, तो तभी यहाँ पर जो है नया इंडेक्स बनेगा जो निफ्टी 50 कंपनीज का है। तो यहाँ पर 31 मार्च के बाद जो है यहाँ पर नई कंपनीज की लिस्ट तैयार होगी। तो हर साल ऐसा होता है, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज कुछ आती हैं, कुछ बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी है, तो यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर जो है ये चीज़ बात कही गई है। और यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, गेल, जुबिलेंट वुडवर्क्स, एमआरएफ, वेदांता, यस बैंक, इसके अलावा ये भी इंक्लूड होंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में विद इफेक्ट फ्रॉम सेम डेट, मतलब उसी 31 मार्च के बाद तक ये भी यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे। और इसके अलावा जो स्टॉक्स होंगे जैसे बैंक्स ऑफ बड़ौदा है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान जिंक है, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आने वाले समय में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में से। तो बात समझिएगा, यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स है। ओके, तो यहाँ पर ये इंक्लूड होगी, ओके, और यहाँ पर ये एक्सक्लूड होगी, दोनों अलग अलग यहाँ पर बात हो रही है। ओके, एक निफ्टी 50 इंडेक्स है और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। तो एक में से टाटा कंज्यूमर्स अंदर जा रही है, एक में से बाहर जा रही है। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकॉनमी, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर जो मनरेगा स्कीम के यहाँ पर जो लाभकारी हैं, जहाँ पर जो हमने स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी, वो बहुत कम निकल कर आ रहे हैं। तो अभी जो 2021 का फिस्कल ईयर का टारगेट है वो है 1 लाख लोगों तक जो है हमने यहाँ पर ट्रेनिंग देनी है, इन कैंडिडेट्स को हमने ट्रेन करना है। तो जनवरी 20 तक का भी डाटा आया, सिर्फ 4181 कैंडिडेट्स है जिनको ट्रेन किया, सिर्फ वो 4% बनता है जितना हमारा फिस्कल ईयर 2021 का टारगेट है। तो यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट का स्किल अपग्रेड प्रोग्राम है फॉर लेबरर्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो अभी फेल नजर आ रहा है कि अभी जिस टारगेट की और इसको आगे बढ़ना है उसको वो अचीव नहीं कर पा रहा है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट उन्नति की, तो इसको चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर प्रपोजल दिया था उन्होंने कि यहाँ पर ट्रेन करना है 1 अडल्ट मेंबर बिटवीन 18 to 45 ईयर्स पर हाउस होल्ड, ओके, हु हैड कंप्लीटेड 100 डेज ऑफ वर्क अंडर मनरेगा, मतलब जिन्होंने 100 दिन का काम कर लिया है इस मनरेगा स्कीम के तहत, तो वहाँ में से 1% किसी फैमिली का उठाया जाएगा, उसको ट्रेन करना है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो एम किया गया ट्रेन करने का, तो वो 2019 से 22 तक का जो टारगेट है वो 2 लाख लोगों का है। तो जो कॉस्ट इसके ऊपर आएगी वो 300 करोड़ की आएगी। जो स्टेट्स इसके लिए चुने गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरला, तो ये स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे हैं, और जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है ये लगाया जाएगा, प्रोजेक्ट उन्नति। और आगे इसी के रिगार्डिंग बात करें कि ट्रेनिंग क्यों देनी है। ट्रेनिंग इसलिए देनी है कि वो काम करना सीखें और आने वाले समय में अपने दम पर जो है परमानेंट जॉब्स ढूंढें। भारत सरकार स्टार्टिंग में तो उनको 100 दिन का यहाँ पर काम दे देगी, उसके रिगार्डिंग पैसे भी देगी उनको दिहाड़ी के हिसाब से, लेकिन आगे आने वाले समय में उनको ट्रेन करना है कि कोई भी परमानेंट जॉब अपने दम पर ढूंढे और आगे बढ़े। और यहाँ पर अभी तक जो है 1 लाख लोग के आसपास वर्कर्स जो है जिनको अभी ट्रेनिंग जो है अभी दे दी गई है, आइडेंटिफाई जिनको कर लिया गया है। टारगेट जो है यहाँ पर डबल है और आने वाले समय फिस्कल ईयर 2021 तक इस टारगेट को कंप्लीट करना है। और आगे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो कंपनीज वाले पेज में से, जहाँ पर बात करें कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो थोड़ा कम हुआ है, $45.9 बिलियन तक पहुंचा है 2020 में। जब भी हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की, मतलब कि हमारा चाइना के साथ इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है चाइना के साथ। हालांकि उसमें अभी थोड़ी कमी देखने को मिली है। और दूसरी ओर अगर चाइना की बात करें तो उसका हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता है हमारे साथ, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हमें और इम्पोर्ट कम करता है। तो अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ता नजर आ रहा है हमारा चाइना को। तो यहाँ पर 16.5% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, $20.25 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमने यहाँ पर बेचनी शुरू करी है चाइना को, जैसे आयरन है, स्टील है, एल्युमिनियम, कॉपर है। और इसी के द्वारा उसके उलट जो इम्पोर्ट है वो भी कम हुआ है 10.8% के हिसाब से। तो टोटल $66.78 बिलियन ये बनते हैं। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है चाइना की ओर वो 45.9 बिलियन है, अभी हो चुका है। पहले 56.9 बिलियन था 2019 में। और जो चाइना को शिपमेंट जाती है, एक्सपोर्ट जाता है, तो यहाँ पर $20 बिलियन वो क्रॉस कर चुका है पहली बार। हालांकि इसमें जो एक्सपोर्ट हम पहले करते थे, मैंगोज, फिश ऑयल, ग्रेप्स वगैरह, इसमें अभी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो वस्तुएं हैं जो जिसका हमने अभी जिक्र किया है उसमें वृद्धि हुई है एक्सपोर्ट में। तो ये पूरा का पूरा डाटा है, इसको आप एक बार रोक कर जो है ना
अच्छे से इसको देखिए कि किन किन चीज़ों की इंपोर्ट को हमने रिडक्शन की, जो ये भी नेगेटिव में आ गया ना सारा, तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट कम हो गया इन सेक्टर्स में। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी इक्विपमेंट है, बॉयलर्स मशीनरी है, उसके बाद प्लास्टिक्स है, ओके, आयरन और स्टील के आर्टिकल है, फर्नीचर है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका इंपोर्ट हमारा कम हुआ है, और ये सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अभी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डाटा आपके सामने है। तो उसको अच्छे से आप एक बार देखिए। और आगे जो न्यूज़ है वो है डिसरप्शंस वाले पेज में। तो यहाँ पर सैमसंग ने एक अपना नया इमेज सेंसर जो है उसको यहाँ पर अनवील किया है। तो ट्यूसडे को इसको अनवील किया है। तो ये नया जो इमेज सेंसर है, तो यहाँ पर ऑटो फोकस को और अपग्रेड किया गया है, और बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर फ़ोन को और बढ़िया बनाने की यहाँ पर बात कही गई है। तो सेंसर का यहाँ पर नाम है आइसोसेल GN2, नाम याद रखिएगा। तो सैमसंग का ये पहला सेंसर है जो यहाँ पर डुअल पिक्सल प्रो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इसमें, और बिगर पिक्सल साइज मिलेगा। नया सेंसर जो है ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और अच्छी ब्राइटर और शार्पर इमेज जो है आपको वो प्रोवाइड करेगा। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पिक्सल सैटेलाइट लॉन्च की। तो देखिए यहाँ पर बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, तो यहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो यहाँ पर अपना एक सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च करेंगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर सोल्यूशंस की और यहाँ पर काम कर रहे हैं ये। तो इन्होंने यहाँ पर बात कही है कि अभी अगर ये लॉन्च होता है तो पिक्सल जो नाम की कंपनी है, तो ये भारत की यहाँ पर पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी आने वाले समय में। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हाल ही कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो है सैटेलाइट इनका लॉन्च हो जाएगा। तो अभी समय शीशे के सामने जाने का, तो ये 3 वर्ड्स हैं। एक्रेशन जिसका मतलब है एक साथ वृद्धि, एडामेंट इसका मतलब है अटल, और फिर है अर्जेंट इसका मतलब है सहायक। तो इन तीनों वर्ड्स को पढ़िए, दोबारा इनकी रिपीटेशन कीजिए और शीशे के सामने जाकर जो है प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। तो अभी समय है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है बैकवर्डेशन। तो बैकवर्डेशन एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कमोडिटी जिसकी जो आज की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, अगर उसको कंपेयर करते हैं फ्यूचर की वैल्यू के साथ उसी कमोडिटी के। ओके, तो आज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर में बहुत कम होगी, तो वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं बैकवर्डेशन। और अगर इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होती, कहने का मतलब आज सस्ता है कल महंगा हो गया, वो कमोडिटी की वैल्यू कल महंगी होगी, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्टेंगो। ओके, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्टेंगो। तो चलिए अभी इस मैप को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा राज्य है हिंदुस्तान का, तो इसका नाम बताइए, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, जितनी भी सारी डिटेल्स हैं इसकी, तो सारी डिटेल्स आप जो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए मुझे। तो यह है पिछले नक्शे की डिटेल। तो यहाँ पर हमने मैंने पूछा था, गुजरात का मैप था वो, सॉरी गलती लगी, वो गुजरात का मैप नहीं था, वो पुडुचेरी का मैप था। तो पुडुचेरी का यहाँ पर ये मैप है। तो पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, तो अलग अलग इसके एरियाज हैं। यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में है, 2 जो है वो तमिलनाडु में है, और 1 जो है वो केरला में है। ओके, पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है और इकट्ठे नहीं है, याद रखिएगा, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरियाज में फैले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो टेरिटरी पड़ती है उसको हम बोलते हैं यनम। जो तमिलनाडु में 2 टेरिटरीज है, एक टेरिटरीज का नाम पुडुचेरी है, दूसरे का कराईकल है। और यहाँ पर जो मलयालम, जो यहाँ पर केरला में जो टेरिटरी पड़ती है पुडुचेरी की, उसको हम बोलते हैं माहे। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग रिगार्डिंग अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है आपको, कि कौन से राज्य में कौन सी यूनियन टेरिटरी का यहाँ पर जो पुडुचेरी का हिस्सा है उसका क्या नाम है। ओके, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। तो अभी बात करें रीजन कौन सा इसका रीजन है साउथ इंडिया। 1 नवंबर 1954 को यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई है, और यूटी बनाएगा इसको 1962 में। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नाम है इसका पौंडीचेरी, कैपिटल भी पौंडीचेरी है, राज्य सिटी भी पौंडीचेरी है। अभी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तो चीफ मिनिस्टर कोई भी नहीं है, हाल ही में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई है वहाँ पर। तो इसके अलावा आगे बात करें, जो टोटल एरिया है 483 किलोमीटर स्क्वायर का है। पॉपुलेशन जो है वो भी 13,94,467 के आसपास की है। और जो लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तमिल और इंग्लिश और फ्रेंच, ये तीनों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एडिशनल में मलयालम है और तेलुगु है। और जो सिंबल्स की अगर बात करें, तो मैमल जो है इनका वो इंडियन पाम स्क्विलर, बर्ड जो है वो है कोयल, फ्लावर जो है वो है कनोरबाल ट्री फ्लावर, और जो ट्री है स्टेट ट्री वो है बेल फ्रूट ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एंड एंजॉय द लेक्चर।